हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी बीएड लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, जो एसएसटी का प्लान है कक्षा 8 का। तो बीएड लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद विषय, जो विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, और उप विषय उसके नीचे जो विषय है भूगोल। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? भूगोल का। और हमारा प्रकरण है प्राकृतिक वनस्पति। तो इसके जस्ट साइड में हम लिखेंगे कक्षा, ये कक्षा 8 का प्लान है। उसके बाद कालांश, कालांश यानी कि पीरियड फर्स्ट, और अवधि 35 मिनट। तो सबसे पहले प्लान बनाने के लिए हमें लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड पॉइंट, विद्यार्थियों को भौगोलिक तथ्यों की जानकारी प्रदान करना। और थर्ड है विद्यार्थियों को भौगोलिक संरचना की जानकारी देना। फोर्थ है विद्यार्थियों को भौगोलिक दिशाओं और उनके प्रभावों की जानकारी देना। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बता सकेंगे। जो ये विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बता सकेंगे है, ये है ज्ञानात्मक। हमारा साइड में हम यहाँ पे कोष्टक में के अंदर ज्ञानात्मक लिख देंगे। जिसमें भी बता शब्द आता है वो ज्ञानात्मक होता है। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति को अपने शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे या फिर उसकी व्याख्या कर सकेंगे, तो ये हो गया बोधात्मक। विद्यार्थी परितंत्र का अर्थ बता सकेंगे, जो इसमें बता सकेंगे आया है, तो यह है ज्ञानात्मक। अगला है विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। बच्चे अपने हिसाब से उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो यह होगा बोधात्मक। फिर इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे हम पूर्व ज्ञान। जो पूर्व ज्ञान होता है, तो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, उससे संबंधित बच्चों को कितनी नॉलेज है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विद्यार्थी पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें क्या आता है, जो हम बच्चों को क्लासरूम के अंतर्गत टॉपिक पढ़ाते टाइम दिखाएंगे। चार्ट हो सकता है, वो मॉडल हो सकता है, या फिर कोई पीपीटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको हम बच्चों को दिखाएंगे, वो यहाँ पे हमने मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा है प्राकृतिक वनस्पति को दर्शाता हुआ एक चार्ट। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आएंगे आगे पे। जो प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, और उसके बाद छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में पर्यावरण के प्रकारों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बच्चों से छात्र अध्यापिका कर रही है, पर्यावरण के प्रकारों के नाम बताइए। अब बच्चे बता रहे हैं पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनेगा, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बच्चे आंसर देंगे प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास, पर्वत आदि आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड बनेगा, भूमि में मौजूद पेड़ पौधे और छोटे छोटे घास के ये सभी क्या हैं या क्या कहलाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे भूमि में मौजूद पेड़ पौधे और छोटे छोटे घास एवं प्राकृतिक वनस्पति है। तो ये सभी चीज़ें हैं, बच्चे बोल रहे हैं मेरी प्राकृतिक वनस्पति है। तो ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनेगा, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बच्चों को क्वेश्चन पूछा, तो बच्चों को इसका आंसर नहीं आया, तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। बच्चों से तब तक क्वेश्चन करना पड़ता है जब तक उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न ना बन जाए। फिर उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे
विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ऐसे एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित, फिर उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाएं और उसके नीचे विकासात्मक प्रश्न, फिर उसके बाद छात्र क्रियाएं और उसके बाद विधि प्रविधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री और लास्ट में आएगा हमारा मूल्यांकन। फिर जो अब विकासात्मक प्रश्न है वो पूछेंगे हम अपने टॉपिक तक बच्चों को लाने के लिए। हमें ये विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं वो 2 या 3 होते हैं ज़्यादातर। हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चे आंसर देंगे हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनेगा, पेड़ पौधे किस प्रकार के वनस्पति हैं। अब बच्चे बता रहे हैं पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति हैं। अब इसी प्राकृतिक वनस्पति से अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बताइए। तो ये बच्चों के लिए क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया, बच्चों को इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वनस्पति और इसके बारे में बच्चों को समझाएंगे। और इस कॉलम में हम अनुदेशात्मक उद्देश्य वाले कॉलम में लिखेंगे यहीं से विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बता सकेंगे तथा अपने शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे। जो हमने इससे आगे ये विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं, ये दिख रहा है, अभी बताया था मैंने आपको विशिष्ट उद्देश्य। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनको हमें यहाँ मेंशन करना होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित में, जो हम वहाँ विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। अब इसका अर्थ लिखेंगे, जैसे प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पेड़ पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना प्रकृति अवस्था में उगते हैं तथा वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करती है। और इसके बाद हम जहाँ पे हमने प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ लिखा है, ठीक उसी के आगे हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में। फिर विधि प्रविधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री में उसी के नीचे हम प्रदर्शन विधि लिखेंगे। उसके नीचे एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगाएंगे, उसमें हम ब्लैक बोर्ड में कार्य करते हैं वो लिखेंगे। जैसे प्राकृतिक वनस्पति लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे। यहाँ पे मैंने उसका अर्थ लिखा है, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पेड़ पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना प्रकृति में उगते हैं। अब मूल्यांकन में नीचे आएगा, इसी के नीचे एक हम मूल्यांकन क्वेश्चन करेंगे, बच्चों को कितना समझ में आया है। तो परितंत्र का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो हम मूल्यांकन में करेंगे, जो हमने प्रस्तावना प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न में नहीं पूछे हो बच्चों से। फिर उसके बाद नीचे हम परितंत्र का अर्थ लिखेंगे। फिर ये दूसरा है हमारा जो हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिखा था, विद्यार्थी परितंत्र का अर्थ बता सकेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परितंत्र का अर्थ, सभी जीवित प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित हैं। इस जीव आधारित तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है तथा यह स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा आखिरी पेज है, इसमें हम लिखेंगे पहले शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित और छात्र अध्यापिका क्रियाएं। बस इसको एक ही पेज में बनाएंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। उसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड हर कॉलेज में अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं जैसे। फिर यहाँ पे हम दिनांक डालेंगे, उसके बाद विषय डालेंगे,
विषय में हम सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। उप विषय हमारा भूगोल हो गया और प्रकरण हमारा प्राकृतिक वनस्पति होगी। और ये कक्षा 8 का टॉपिक है तो कक्षा 8 लिखेंगे। कालांश हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड, अवधि होगी 35 मिनट। और प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ यहाँ पे हम लिखेंगे, जो हमने छोटे मिनिएचर में लिखा था उसी को हम यहाँ पे बड़े वाले में भी डालेंगे। जैसे जो पेड़ पौधे मानव की सहायता के बिना उगते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। और वनस्पति के प्रकार, जो वनस्पति होती है उसके 4 प्रकार होते हैं: वन, घास स्थल, गुल्म और त्रुंडा। इसके नीचे हम लिखेंगे लिखित व निरीक्षण कार्य। और उसके आगे हम लिखेंगे छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी तथा संपूर्ण कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। उसके बाद पुनरावृत्ति क्वेश्चन बच्चों को कितना समझ में आया है वो पूछेंगे हम। जैसे पुनरावृत्ति क्वेश्चन नंबर 1 है, गुल्म वनस्पति क्या है? इसका हम आंसर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहती है? और तीसरा है वनस्पति क्या है? और लास्ट है हमारा गृह कार्य। हमें अपनी क्लास छोड़ने से पहले बच्चों को गृह कार्य देना होता है तो वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने शब्दों में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का वर्गीकरण करके लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड, आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।